नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन पॉजिटिव सेशन रहा मार्केट के लिए। थोड़ी उथल पुथल जरूर बाजार में हमने देखी, लेकिन उसके बाद रिकवरी लेकर दिन के ऊपरी स्तर ऊपर बाजार की क्लोजिंग हुई। निफ्टी कई सेशंस की मशक्कत के बाद 11,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। सेंसेक्स भी 39,000 थामने में सफल हुआ है। निफ्टी बैंक में भी 350 अंकों का उछाल रहा। मिड कैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ क्लोज हुआ है और आज फार्मा स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रफ्तार रही। आईटी शेयरों में शुरुआती मुनाफा वसूली के बाद जोरदार तेजी देखने को मिली और इंडेक्स एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। तो आज का सेशन पॉजिटिव सेशन रहा, जहां पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी कंपैरेटिवली गिरने वालों के। आज के बाजार में आप देखिए, संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईज की ओर से 1170 करोड़ की खरीदारी हुई है, वहीं डीआईज ने 895 करोड़ की मुनाफा वसूली की है। लेकिन कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कल के लिए अहम स्टॉक्स और ट्रिगर्स कौन से हैं, और साथ ही आपके सवालों के जवाब सबको हम शामिल करेंगे। हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोब कैपिटल से। हिमांशु, गुड इवनिंग। पहले तो आउटलुक अपना निफ्टी पर ही दीजिए। 11,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है, कल की स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, मेरा मानना है कि आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव नोट पर हुई है और कल के सेशन में भी हमें ये तेज़ी जो है वो एक्सटेंड होते हुए नजर आने को देखने को मिल सकती है। खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि रेंज के लोअर एंड पर यानी कि 11,470 11,480 इस दायरे में मेरा मानना है कि खरीदारी करके चला जा सकता है और अपसाइड में मुझे लगता है कि 11,580 11,600 तक के टारगेट्स कल के सेशन में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इस ट्रेड के लिए मुझे लगता है कि 11,420 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और दीपाली, इंटरेस्टिंग बात आज के सेशन में ये रही कि बैंक निफ्टी में आखिरी आवर्स में जिस तरह की सपोर्ट बाजार में दिखाई है, तो मुझे लगता है कि कल के सेशन में भी यहाँ पर बैंक निफ्टी की तरफ से जो है वो लीड देखने को मिल सकती है और सपोर्ट उधर से फाइनेंशियल से देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। मेरा मानना है कि 22,350 के लेवल्स पे वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 22,700 22,750 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं और 22,200 के नीचे का यहाँ पर बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है, और कुछ स्टॉक्स भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं कल के लिए? जी दीपाली, बिल्कुल मेरी नज़र यहाँ पर दो स्टॉक्स पर है जिन पे मुझे लगता है कि तेजी करके चला जा सकता है। एशियन पेंट्स में हमने देखा है कि 2 से 3 दिन की एक कंसोलिडेशन देखने को मिली है ऑल टाइम हाइज लेवल्स टेस्ट करने के बाद, और कल के सेशन में मेरा ऐसा मानना है कि एशियन पेंट्स में वापस से एक तेजी का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए एशियन पेंट्स में यहाँ पर खरीदारी की राय है। मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर 2060 और 2100 तक के टारगेट्स एशियन पेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। 2090 का एक स्टॉप लॉस लगा के तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। दूसरा दीपाली जो स्टॉक है वो बैंकिंग काउंटर से है और कैश सेगमेंट में डीसीबी बैंक मुझे लगता है कि काफी अच्छा यहाँ पर एक क्लोजिंग देखने को मिली है, काफी अच्छा एक ब्रेकआउट और ह्यूज वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसलिए डीसीबी में यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। मेरा मानना है कि यहाँ पर 98 और 104 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है और 89 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है, कॉलर्स को शामिल करें उससे पहले क्विकली कुछ स्टॉक्स पर आपकी राय ले लेते हैं जहां पर कल के सेशन में इंपैक्ट दिख सकता है। शुरुआत इन्फोसिस से करेंगे। बाजार बंद होने के बाद इंटीमेशन कंपनी की ओर से आया है कि 15 अक्टूबर को कंपनी के रिजल्ट्स जारी होंगे, जिसमें इंटर डिविडेंड पर भी बातचीत होगी। आईटी ऑलरेडी फ्लेवर में बना हुआ है। जिनके पास पोजीशंस हो उनके लिए क्या सजेशन है, और अगर नया ट्रेड लेना हो तो क्या व्यू होगा? इनफैक्ट 11 अक्टूबर को ये बोर्ड मीट होगी जिसमें रिजल्ट और इंटरम डिविडेंड की घोषणा होगी। दीपाली, बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है एक तरफा जितने भी फ्रंट लाइनर्स या मिड कैप आईटी काउंटर्स हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि इन्फोसिस में अभी भी यहाँ पर नियर टर्म में और अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग की पोजीशंस हैं, मेरा मानना है कि यहाँ पर 960 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बने रहें। आने वाले दिनों में 1020 1030 तक के टारगेट्स यहाँ पर इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद 1050 तक के टारगेट भी इन्फोसिस में देखते हुए नजर आएंगे। और फ्रेश खरीदारी के लिए भी मेरा ऐसा मानना है कि 970 के आसपास खरीदारी करके चलें। 960 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा किरी इंडस्ट्रीज पर आपका एक व्यू चाहिए। कल इनकी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है और यूजुअली जब इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग होती है तो हम अपग्रेड्स या फिर डाउनग्रेड्स या फिर एक व्यू हाउसेस का आते हुए देखते हैं, लेकिन चार्ट्स पर अपनी राय दीजिए। 535 पर बंद हुआ है, क्या सजेशन है? दीपाली, काफी हद तक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आया है स्टॉक। लास्ट कुछ महीनों की अगर बात करें तो एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। फिलहाल 530 और 580 के दायरे में कंसोलिडेशन दिखा रहा है और क्योंकि अभी इस रेंज के लोअर एंड पर है,
तो मुझे लगता है कि लोअर एंड पर यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 510 रुपए का है कि यहाँ पर नियर टर्म में स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में खरीदारी करके चला जा सकता है। 580 590 ये एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। 590 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा मुझे लगता है ऑल टाइम हाइज यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे और 650 से 660 तक के टारगेट्स यहाँ पर किरी इंडस्ट्रीज में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 650 तक के टारगेट्स किरी इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। क्विकली एक और स्टॉक पर राय ले लेते हुए विशाल फैब्रिक्स का रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। 65 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है, घाटा हुआ है लेकिन वो एक वन टाइम इम्पैक्ट है कोविड का, क्योंकि प्लांट्स बंद थे, मैन्युफैक्चरिंग बंद थी और जो कंपनी के ऑर्डर्स थे वो भी इम्पैक्ट हुए थे, लेकिन ये एक वन टाइम इम्पैक्ट था। अब वापस कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो फुल्ली ऑपरेशनल है। साथ ही FY20 की भी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी स्ट्रांग थी, जहां पर कंपनी ने लगभग 1300 करोड़ के रेवेन्यूज पोस्ट किए थे। तो इस पर एक राय लेते हैं। साथ ही एक और अपडेट जो आया है वो ऑर्डर को लेकर आया है, क्योंकि कंपनी को 110 करोड़ का मल्टीनेशनल ऑर्डर मिला है, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि कंपनी लगभग 12 देश ऐसे हैं जहां पर एक्सपोर्ट करती है। तो अगर कंपनी को ऑर्डर्स वापस से मिल रहे हैं, ये एक प्रोजेक्शन देता है कि आगे का आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है इस कंपनी का। स्टॉक भी अगर हम देखेंगे तो परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट रही है, वॉल्यूम्स के साथ लगातार खरीदारी का रुझान बना है। अब आप बताइए चार्ट्स पर क्या सजेशन होगा विशाल फैब्रिक्स पर? दीपाली, बेहद शानदार यहाँ पर मैं कहूंगा कि पिछले 15 दिन से डिलीवरी वॉल्यूम्स होते हुए नजर आ रहे हैं और स्टॉक लगातार हाई हाइज बनाता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट अगर पिछले 2 से 3 महीने का चार्ट पैटर्न देखूं तो यहाँ पर एक अच्छा एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि स्टॉक नियर टर्म में 330 और उसके ऊपर 350 रुपए तक के टारगेट्स दिखाने की क्षमता रखता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय है। 285 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ विशाल में खरीदारी करके चला जा सकता है। 330 और 350 के 2 टारगेट्स यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिलेंगे। तो ये नियर टर्म टारगेट्स हैं, चार्ट्स काफी स्ट्रांग हैं और 285 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं। 350 360 ये स्टॉक जा सकता है और वो लेवल्स पार होंगे तो फर्दर तेजी भी बन सकती है, तो वहां पर आप अपनी पोजीशन को वापस रिव्यू भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। ढेर सारे कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। पहले कॉलर राजेंद्र चौहान है सोलापुर से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सन फार्मा पे सवाल है और फार्मा सेक्टर पे सवाल है। तो मैंने 300 शेयर सन फार्मा के 509 में परचेस किया है, तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म व्यू कैसा रहेगा? सन फार्मा, इनफैक्ट ICICI सिक्योरिटीज की आज एक रिपोर्ट भी आई है हिमांशु, उनकी कन्विक्शन बाय लिस्ट में सन फार्मा शामिल है। 509 की इनकी खरीदारी है, 506 पर बंद हुआ है, क्या सजेशन है इनके लिए? अगर सिर्फ ट्रेडिंग के बेट से बात की जाए तो यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आया है, तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इनका एक पोजीशनल पर्सपेक्टिव है तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहें। मुझे लगता है कि स्टॉक में 470 480 रुपए पर एक मेजर सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन में बना रहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर 560 और 650 के 2 टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय है और सन फार्मा में निवेशित रहा जा सकता है। गुरुबख्श सिंह हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर नागपुर से। गुरुबख्श जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने RVNL के 600 शेयर खरीदे हुए हैं 19 रुपए के रेट पर। मैं जानना चाहता हूँ मैडम, इसको वैसे मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, अभी प्रॉफिट में हूँ तो क्या प्रॉफिट बुक करूँ इसमें या फिर वेट करूँ? और मैडम प्लीज आप यदि एक सवाल और ले सकें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मेरे पास में बताइए बिल्कुल। सनोफी यस मैडम, सनोफी इंडिया है 7200 के रेट पर, इसमें भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं और ऐड करना चाहता हूँ मुझे मैडम। ठीक है हिमांशु, बताइए RVNL 19 रुपए की खरीदारी है, मुनाफे में है। सनोफी 7200 की बाएंगे, यहाँ भी अच्छा मुनाफा हो रहा है, ऐड भी करना चाहते हैं, क्या सजेशन होगा? दीपाली, RVNL में मेरी सलाह ये रहेगी कि अपना जो स्टॉप लॉस है उसको 20 रुपए 50 पैसे पर ट्रेल करें। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर नियर टर्म में एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे ही स्टॉक 22.5 रुपए के ऊपर निकलेगा मुझे लगता है कि वहां पर फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए नजर आएगा और 25 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। दूसरी क्वेरी जो है वो सनोफी पर है दीपाली। हाँ जी,
देखिए बिल्कुल क्लियर कट फार्मा एक आउट परफॉर्मर सेक्टर रहा है और सैनोफी उसमें से भी एक आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल स्टॉक में अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पर 8,500 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल नियर टर्म में तेजी की पोजीशन में बना रह जा सकता है। स्टॉक जैसे ही 8,900 के ऊपर निकलेगा मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़ी तेजी बनते हुए नजर आएगी और 9,200 9,500 तक के टारगेट सैनोफी में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ठीक है। फेसबुक के जरिए हंसराज शर्मा ने हमें सवाल भेजा है अरविंद फैशंस पर 176 के प्राइस पर 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए। अरविंद फैशंस देखिए स्टॉक थोड़ा सा दबाव में यहाँ पर दीपाली क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बोलिए। हाँ देखिए अरविंद फैशन में यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक से निकल जाना चाहिए। स्टॉक का शॉर्ट और मीडियम टर्म ट्रेंड डाउन है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में आने वाले समय में और लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी समझ से यहाँ पर एक एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, एग्जिट करने की सलाह है अरविंद फैशन से। प्रमोद है हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 688 शेयर है, 135 की रेट से लिया है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बना रह सकता हूँ, इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं। आईओसी 82 रुपए की पर ट्रेड हो रहा है, 135 की इनकी बाइंग है, तो नुकसान तो काफी है, क्या करना चाहिए इन्हें अब? दीपाली एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है, काफी टाइम से लगातार डाउनवर्ड मूव देखने को मिली है। मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर एक फाइनल स्टॉप लॉस 75 रुपए का रखें। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोज होता हुआ नजर आए तो यहाँ पर एक बार इस स्टॉक से निकलें और किसी बेहतर स्टॉक में निवेश करें। फिलहाल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। 90 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक चलना शुरू होगा तो मेरा मानना है कि 110-120 रुपए तक की मूव यहाँ पर आईओसी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, खालिद शेख ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। HUL 2150 पर 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, क्या करना चाहिए? दीपाली बिल्कुल देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एक लगातार एक आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है और पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर जरूर एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन 2150 लगभग करंट लेवल्स के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पर बिल्कुल निवेशित रहा जा सकता है। और मेरी एक और सलाह रहेगी कि यहाँ पर स्टैगर्ड वे में एक SIP कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी शानदार स्टॉक है और यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत अच्छी वेल्थ बनते हुए नजर आई है। तो स्टैगर्ड वे में यहाँ पर रेगुलरली इन्वेस्ट करें और यहाँ पर बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 2000 के लेवल स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पर 2000 के एक अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है तो 2000 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है, प्रभाकर है हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। प्रभाकर नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो प्रभाकर अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन पर। मैंने 669 पर 100 लिए हैं सर, इसका क्या फ्यूचर होगा सर? श्रीराम ट्रांसपोर्ट 669 का प्राइस है इनका, खरीदारी का 653 पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा नुकसान है, क्या करें? नियर टर्म में स्टॉक में थोड़ी सी एक करेक्शन देखने को मिली, शार्प डिक्लाइन मैं कहूंगा 750-770 के लेवल्स के बाद एकदम वी शेप डिक्लाइन यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली है। फिलहाल इनकी पोजीशन के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि 630 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर पोजीशन में बने रहें। और आज यहाँ पर आज के सेशन में एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग मुझे नजर आ रही है और मेरा मानना है कि 680 से 690 रुपए तक की एक रिकवरी नियर टर्म में देखते हुए मिलेगी, तो वहां पर अपनी पोजीशन से एग्जिट करें और फिलहाल के लिए 630 रुपए का एक स्टॉप लॉस बना के रखें। ठीक है, तो आपको सजेशन मिला, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगला सवाल हमें ट्विटर पर मिला है रॉकी का। IRCTC और HDFC लाइफ दोनों ये खरीदना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जानना चाहते हैं इन्हीं लेवल्स पर एंट्री ले लें या फिर कौन से लेवल्स बेहतर होंगे?
दीपाली, मैं कहूँगा IRCTC तो बिल्कुल एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है और हम सभी जानते हैं इसका कारण, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन के चलते ट्रेन ट्रैफिक काफ़ी थोड़ा कम है। पर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में IRCTC जैसा स्टॉक खरीदना है। मेरा मानना है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पर और 1350 तक के लेवल्स पर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। 1250 रुपए का एक ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस बनता है और IRCTC में यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। दूसरा, अगर HDFC लाइफ की बात की जाए दीपाली, तो HDFC ग्रुप में भी ये शानदार स्टॉक है और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस के बेहद करीब काम कर रहा है। मेरी समझ से यहाँ पर करंट लेवल्स पे ही बिल्कुल निवेश किया जा सकता है और मेरा मानना है कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 580 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ HDFC लाइफ में भी यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। समीक्षा है पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर। समीक्षा जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मेरे हुडको के 100 शेयर्स हैं और एबी कैपिटल के 100। ओके, तो अभी मैंने जब लिया था उसका एबी कैपिटल के किस प्राइस पर है? हुडको के मैंने लिए थे 38 पे और एबी कैपिटल के लिए थे मैंने 73 पे। ठीक है, तो हिमांशु, एबी कैपिटल इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो 73 का है, 70-71 पर ये बंद हुआ है स्टॉक और हडको में 38 इनका बाइंग प्राइस है। बताइए। दीपाली, मैं कहूँगा दोनों ही स्टॉक यहाँ पर मुझे लगता है कि टेक्निकल पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं और दोनों ही स्टॉक में अभी निवेशित रहा जा सकता है। जहाँ तक हुडको की बात है, मेरा मानना है कि करंट पोजीशन को 32 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड रखें। स्टॉक जैसे ही 36-37 रुपए के ऊपर का एक जो नियर टर्म में रेजिस्टेंस है उसको पार करेगा, यहाँ पर 42 से 43 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर भी बने रहा जा सकता है। साथ ही साथ एबी कैपिटल की जहाँ तक बात है, मेरा मानना है कि यहाँ पर भी एक पिछले हफ्ते एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। 67 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में 78 और 80 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। फेसबुक के जरिए राहुल ने एक सवाल भेजा है प्रिंस पाइप्स पर। 100 शेयर्स है इनके पास और जो खरीदारी का भाव है वो 200 रुपए का है। तो बताइए क्या सजेशन होगा प्रिंस पाइप्स पर? दीपाली, एक और शानदार आउट परफॉर्मेंस स्टॉक है। स्टॉक ऑल टाइम हाइस के बेहद काम कर रहा है। 192 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें। मुझे लगता है आने वाले समय में हायर हाइस बनते हुए नजर आएंगे और स्टॉक नए हाइस बनाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर निवेशित रहा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा है हमारे साथ। उनसे नहीं, उनका सवाल हमें फेसबुक के जरिए आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी दिल्ली से राजकुमार हैं। मिस्टर कुमार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास साउथ इंडियन बैंक है 1500 शेयर 10 रुपीज के पर। 10 रुपए के भाव पर साउथ इंडियन बैंक इन्होंने खरीदा हुआ है। 7 रुपए 21 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, तो नुकसान तो है इनको। क्या करना चाहिए अब? दीपाली, मुझे लगता है कि इनको एग्जिट करना चाहिए। स्टॉक बहुत ही लंबे डाउन ट्रेंड में है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी तरह की कोई ज्यादा अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो साउथ इंडियन बैंक से एग्जिट करके किसी बेहतर PSU या प्राइवेट सेक्टर बैंक में यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इससे एग्जिट लें। तो एग्जिट लीजिए इस स्टॉक से और किसी बेहतर प्राइवेट बैंक में अपने पैसे को लगाइए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाम मौजूद हैं। शाम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मेरे पास 505 पे इंडस बैंक के 50 शेयर है। अब इसे क्या करें? प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं? क्योंकि निफ्टी बैंक अब स्टेबलाइज नहीं है ना, इसके बारे में बता दीजिए। और एक सवाल है, 780 पे टेक महिंद्रा के 50 शेयर खरीदा हूं, इसका ग्रोथ कैसे रहेगा बता दीजिए प्लीज। टेक महिंद्रा 780, इंडसइंड बैंक 505 मुनाफे में है ये इंडसइंड बैंक में, लेकिन इनका कंसर्न ठीक है कि जो वॉलिटिलिटी दिख रही है उसको देखते हुए क्या करें। दोनों स्टॉक्स पोजीशन जो है वो प्रॉफिटेबल हैं, क्या सजेशन होगा? दीपाली, पहले टेक महिंद्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल IT स्टॉक्स में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और टेक महिंद्रा भी एक अच्छे चार्ट पैटर्न के साथ
नए हाइज की तरफ मुझे लगता है कि बिल्कुल अग्रसर है। 750 रुपए के नीचे के क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें। 825 रुपए पहला टारगेट है और 825 के ऊपर की क्लोजिंग आते ही स्टॉक 880 से 900 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर दिखा सकता है। तो टेक महिंद्रा में बने रहें। जहां तक इंडसइंड की बात है दीपाली, तो इंडसइंड बैंक मैं कहूंगा कि इंटायर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज के सेशन में भी एक अच्छे क्लोजिंग पर बंद हुआ है। तो पहले तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक में मैं इनको कहूंगा कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो 600 रुपए पर ट्रेल करें ताकि एक ना प्रॉफिट जो है वो मिनिमम बुक करें। और मेरा ऐसा मानना है कि कल के सेशन में ही यहाँ पर 650 से 660 रुपए तक के टारगेट्स इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेंगे। अगर नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वहां पर बुक कर सकते हैं। अगर थोड़ा और समय दे सकते हैं तो मेरा मानना है कि 700 रुपए तक के टारगेट्स भी इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सजेशन इंडसइंड बैंक पर है और साथ ही टेक महिंद्रा में भी अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और एनएससी की मुहिम की, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद इस मुहिम का यही है कि निवेशकों के प्रति जागरूकता को हम बढ़ावा दें। आज हम आपको बताते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। अपना डीमैट अकाउंट वक्त वक्त पर चेक करते रहें। इसके अलावा थोड़े थोड़े अंतराल पर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी की भी जांच करें। डीमैट अकाउंट को सेविंग अकाउंट की तरह समझें, उस पर नजर रखें। तो जितना जरूरी सेविंग अकाउंट पर नजर रखना है उतना ही जरूरी है डीमैट अकाउंट को कांस्टेंट बेसिस पे चेक करना। थोड़े थोड़े टाइम के बीच में अपने डीमैट अकाउंट पर नजर जरूर रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं, साइबर क्राइम के अपराध से बच सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए जागरूक निवेशक आपको बनना चाहिए। आप कुछ कमेंट ऐड करना चाहेंगे क्विकली हिमांशु? चलिए, शायद हिमांशु की आवाज नहीं जा रही है हिमांशु तक। हिमांशु, हम एनएससी के साथ जो हमारी मुहिम है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपने डीमैट अकाउंट को कांस्टेंट मॉनिटर करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल दीपाली, देखिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम रेगुलर लेवल्स, रेगुलर इंटरवल्स पर अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ज़रूर देखते हैं, पासबुक चेक करते हैं, एंट्रीज चेक करते हैं और बैलेंस अपडेटेड रखते हैं, वैसे ही उतना ही ज़रूरी है अपना डीमैट अकाउंट टाइम टू टाइम पर वेरीफाई करना, अपनी ट्रांजैक्शंस देखना और हमारी जो होल्डिंग्स है वो वेरीफाई करना। बिल्कुल ये बहुत अच्छी मुहिम है और मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको एक सतर्क निवेशक की तरह अपने डीमैट को लेकर काफी मैं कहूँगा एक्टिव और अलर्ट रहना चाहिए। जी चलिए, फिलहाल इतने सवाल भी करेंगे शो में शामिल। शुक्र है हिमांशु आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर कल की स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना है। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।